साथियों नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे एक ताकत, एनर्जी और एक उमंग और जोश के लिए आप लोग जो है लाइक और शेयर करें, ताकि उससे मुझे संबल मिले और मैं आपके लिए नवीनतम जो NCERT और नेट जेआरएफ के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर जो वीडियो है वो लगातार प्रोवाइड करता रहूँ। तो साथियों आज हम बात करेंगे, कई विद्यार्थियों के ऐसे कॉल्स भी आए कि सर चक्रवात जो है ना वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। बड़ा आसान है ये, लेकिन चक्रवात को जड़ से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जड़ से समझे बिना ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो रटने से समझ में नहीं आती। तो एक बार हम बात करते हैं चक्रवातों पर। तो पहले तो आप शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें कि मैंने आपको बताया था वातागर। वातागर का मतलब था कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के बीच का संक्रमण क्षेत्र वातागर होता है, जो एकदम मिल तो नहीं पाता लेकिन एक लंबे समय के बाद मिल जाता है। तो अगर दो वायु राशियों के संक्रमण क्षेत्र में जहां दो अलग अलग वातागर मिलते हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं, जबकि एक दूसरे के पीछे घूमने लगते हैं। जब घूमने लगते हैं तो वात का चक्कर बनता है, यानी कि हवा का एक चक्कर बनने लगता है। इसी को हम चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो है वो एक प्रति चक्रवात की दशा भी बनती है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात को विस्तृत तरीके से हम समझते हैं बोर्ड पर, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चक्रवात का मतलब है कि दो विपरीत वातागर यानी शीत या उष्ण में से कोई हो, तो वो जब मिलते हैं आपस में तो मिल नहीं पाने के कारण वो घूमने लगते हैं चक्राकार मार्ग में, जिसमें कई चीजें काम करती हैं। या घूमती हुई पृथ्वी भी काम करती है और कोरियोलिस बल भी काम करता है, जिसकी वजह से ये जो चक्रवात है वो आपस में घूमने लगते हैं। तो मैं इस चीज को अगर पढ़ाऊं उससे पहले दो चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि चक्रवात को डीपली समझना है हमें, और डीपली जब समझेंगे तो बड़ा आसान है, याद करने की कहीं जरूरत नहीं है। एक चीज तो जेट स्ट्रीम, क्या जेट स्ट्रीम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है, और अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो पिछली क्लास में जाकर देख लें, वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही पड़े हैं। तो जेट स्ट्रीम एक, और दूसरी हमें चाहिए वायु दाब पेटियां व स्थायी पवनें। साथियों यहां जरा ध्यान करना है कि स्थायी पवनों को हम ग्रहीय पवन कह सकते हैं, या फिर हम इसे स्थायी पवन या सनातन पवन कह सकते हैं, क्योंकि ये जब तक पृथ्वी घूमेंगी वैसे ही गति करती रहेंगी। तो पहले आप वायुदाब पेटियां और स्थायी पवनें पढ़ें, तो फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि चक्रवातों की जो दिशा होती है, चक्रवातों के आगे खिसकने की जो गति होती है वो इन्हीं स्थायी पवनों से प्रभावित रहती है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि ये किस दिशा की तरफ गति करते हैं। और जेट स्ट्रीम जो हमने पढ़ी थी कि 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे पहले रोस्बी ने इसके बारे में 1947 में बताया था। तो ये सामान्यतः जो है शीत मौसम में अधिक पावरफुल हो जाती है, लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ग्रीष्म ऋतु में लगभग इनकी गति आधी हो जाती है, लगभग 40 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जेट स्ट्रीम और इन दोनों को आप पढ़ोगे तो मैं थोड़ा यहां बता दूं अर्थ बना के, ताकि थोड़ा सा बात समझ में बढ़िया आ जाए। तो इसमें हमारे पास जो है वो वायुदाब पेटियां हैं, या दाब पेटी जो है पहली है 5 से 5 के बीच में, जिसको हम शांत पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत पेटी, या इसी को हम निमन दाब पेटी कहते हैं। निमन दाब पेटी कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? निम्न वायुदाब या शांत पेटी के नाम से इसको हम जानते हैं। 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में, या इसको डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया कि डोल ड्रम पेटी कौन सी है, तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है वो डोल ड्रम है। डोल ड्रम अक्षांश बोला जाता है इन्हें। यहां तक बात समझ में आ गई? डोल ड्रम अक्षांश बोला जाता है। इस शांत पेटी की एक खास बात है कि ये वायु का एक अभिसरण क्षेत्र है, यानी कि दो व्यापारिक पवनें, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आके यहां मिलती हैं। जब मिलती हैं तो ये शांत
मौसम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो जीरो होती है, तो शांत क्षेत्र होता है और दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा होती होती है, साल भर यह बरसात का मौसम रहता है। दूसरी पेटी हमारे पास जो है वो है 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री। मैं ये विस्तृत जो पेटियां हैं वो पूर्व में करवा चुका हूं। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, उत्तरी अक्षांशों के बीच में, ये है उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध का मतलब उपोष्ण कटिबंध में कह दूं तो 30 से 35 के बीच में एक उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, और ये निम्न वायुदाब है। ध्यान देने वाली बात है, इसको हम असव अक्षांश भी कहते हैं। क्या? असव अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अत्यधिक दबाव महसूस किया जाता है। तो व्यापारिक पहले जो व्यापारी लोग थे पहले जब घोड़े लेके जाया करते थे यूरोप में, उसी से इसका नाम असव अक्षांश पड़ा, क्योंकि व्यापारी क्या करते थे, यान का भार कम करने के लिए, जलयान का भार कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में डाल देते थे। इस पेटी को क्रॉस करते ही वो घोड़े जो थे वो वापस यान पे लाद लेते थे। तो इसका मतलब है ये उच्च वायुदाब पेटी असव अक्षांशों के नाम से जानी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक ऊपर और है 60 से 65 डिग्री के बीच में, 60 से 65 डिग्री के बीच में ये उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी है। क्या है? निम्न दाब पेटी है। अब ऊपर हम बात करते हैं लगभग 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये उच्च दाब पेटी है, या इसको शीत ध्रुवीय पेटी कहा जाता है, शीत ध्रुवीय पेटी कहा जाता है। तो साथियों, बात यहां तक समझ में आ गई होगी कि पेटी नंबर 1 जो निम्न वायुदाब वाली शांत पेटी के नाम से, दूसरी पेटी उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, या फिर हम ये कह दें कि असव अक्षांश पेटी। उसके बाद उप ध्रुवीय, उत्तरी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और उसके ऊपर हम कह दें शीत ध्रुवीय या उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसी तरह से ये पेटियां यहां भी होंगी। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी? 7 पेटियां हैं, वायुदाब पेटियां 7। मैं इसलिए ये आपको करवा रहा हूं ताकि आपको जो सनातन पवन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये 7 पेटियां, जिसमें से जो 3 है वो ताप जनित है, ताप से प्रभावित है, और 4 जो है यानी कि एक ये और ये और ये और ये चारों, यानी ये दक्षिणी जो उच्च वायुदाब पेटी है और ये दक्षिणी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये तो है गति जनित। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनमें वायुदाब जो होता है वो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है। जैसे सामान्यतः ये होता है कि तापमान बढ़ाओगे तो वायुदाब कम हो जाएगा, यानी तापमान और वायुदाब के बीच में विपरीत संबंध होता है। या फिर ताप जो है वो कम करोगे तो वायुदाब बढ़ जाएगा। तो यहाँ ताप कम है, वायुदाब अधिक है, यहाँ ताप अधिक है लेकिन वायुदाब कम है, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ ताप अधिक होते हुए भी वायुदाब अधिक है, और यहाँ ताप कम होते हुए भी वायुदाब कम है। इसका मतलब ये 4 पेटियां जो हमारी है वो क्या है? गति जनित है और 3 ताप जनित है। यहां ध्यान दो कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, तो ये उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, और ये भी इसकी तरफ। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको मैं थोड़ा सा सिंगल कर देता हूं, आप अगर इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं और इसको भी हम व्यापारिक पवन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये उत्तर की व्यापारिक पवन है और ये दक्षिणी की व्यापारिक पवन है, और दोनों कहां मिलती है? यहां पर आकर मिलती है। इसका मतलब इस उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय क्षेत्र में भी एक पवन चलती है, जिसको हम पश्चिमी दिशा से चलने के कारण, ये लगभग, क्योंकि कोरोलिस बल के प्रभाव के कारण ये जो है पश्चिमी से पूर्व की तरफ हो जाती है, तो इसको पछुआ पवन कहते हैं। ये उत्तरी पछुआ पवन है और यहां दक्षिणी पछुआ पवन है। ये भी किस तरह से चलती है? इस तरह से चलती है। दक्षिणी
पिछुआ या पछुआ पवन है। और यहां पर हवाएं चलती है पोलर ईस्टर्लीज जिनको कहा जाता है, यानी कि लगभग ये ईस्टर्लीज इसलिए कही जाती है कि ध्रुवीय या पूर्वी ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ से पश्चिमी की तरफ आती है, यानी कि निम्न वायुदाब की तरफ आती है। इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं, ध्रुवीय पवन। और इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन, दक्षिणी ध्रुवीय पवन। यह हमारी सनातन पवनें है। कौन सी? व्यापारिक और पछुआ पवनें। और सामान्यतः आपको यह ध्यान रखना है कि इन जो वायु की दिशा है उनको आपने पकड़ के रखना है, क्योंकि ये दिशाएं ही उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनको आगे धकेलने का काम करती है, उनके गति का काम करती है। तो उनकी गति कैसे होगी? इन व्यापारिक या पछुआ पवनों की दिशा के अनुरूप ही वो जो चक्रवात है वो आगे से आगे बढ़ेंगे और अंततः जो है किसी एक जैसे वातावरण में जाके और लंबे समय के बाद उनमें जो वातागर होते हैं उनका अभाव हो जाता है, या वातागर जो होते हैं वो आपस में एक साथ मिल जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चक्रवात जो होता है वो क्षीण पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ये बात यहां तक समझ में आ गई। यानी कि पवन पेटियों की आपको ध्यान रखना है कि पवनें जो है किस और गति करती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरी जो बात आती है चक्रवात पढ़ने के लिए, जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम है उसको गौर से देखेंगे तो ये शीत ऋतु में इनकी गति बड़ी तीव्र होती है, लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें यह लगभग 40 किमी प्रति घंटा से 120 किमी प्रति घंटा होती है। तो इनको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए, या मैंने जब आपको ये जेट स्ट्रीम पढ़ाई थी तब ये बताया था कि मौसम परिसंचरण तंत्र में जेट स्ट्रीम का सबसे बड़ा योगदान है। चाहे वो मानसून उत्पत्ति रहा हो, चाहे वो तड़ित झंझा रहा हो, चाहे चक्रवात रहा हो, या फिर किसी तरह से ओलावृष्टि या इन तरह की घटनाओं के लिए जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है। तो इसको हम समझते हैं कि किस तरह से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मैं आधा चक्कर अगर ऊपर वाला बनाऊं तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि उत्तरी गोलार्ध बना रहा हूं मैं, और उत्तरी गोलार्ध में हम पढ़ते हैं इनको। यह हमारे पास उत्तरी गोलार्ध है, यानी 0 डिग्री है। और जेट स्ट्रीम के लिए जो अनुकूल दशा होती है वो मैं यूं कह सकता हूं कि लगभग 30 से 45 डिग्री के बीच में जो जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम जो है ज्यादा पावरफुल होती है। और ये कैसे चलती है? पश्चिमी से पूर्व की ओर इस तरह से लहरदार चलती है। समझ में आ गई बात? कैसे चलती है? ऐसे लहरदार चलती हैं। कैसे? जेट स्ट्रीम चलती हैं, जेट धाराएं जो चलती हैं वो पश्चिमी से पूर्व की ओर चलती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को कि जेट धाराएं हमेशा पश्चिमी से पूर्व की ओर चलती हैं, जो सामान्यतः 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। और इनका पहला पता जो लगाया गया था वो लगाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब अमेरिकन जेट विमानों ने जापान पे हमला किया था तब। और इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले सीजी रोसबी ने सन 1947 में। तो अब ये जो जेट धाराएं हैं वो जब चल रही हैं तो ये प्रथम अवस्था है। क्या है? इसकी प्रथम अवस्था है। किसकी? जेट धाराओं की। लेकिन बाद में दूसरी जो अवस्था है वो ज्यादा मियांडरिंग हो जाती है। ठीक स्थिति यही है। तो साथियों आप थोड़ा ध्यान करना कि मैं नीचे इनको बताता हूं आपको, कि आपको यह समझना है कि ये 30 से 45 डिग्री के बीच में है, लेकिन दूसरी जो दशा होती है वो मियांडरिंग हो जाती है इस तरह से, यानी और ज्यादा घुमावदार हो जाती है, जिसको द्वितीय अवस्था को, क्या द्वितीय जो अवस्था होती है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, नोट कर लीजिएगा इसको। द्वितीय अवस्था और ज्यादा मियांडरिंग हो जाती है, घुमावदार हो जाती है। इसको कहा गया है द्वितीय तरंगों को रॉक्सबी तरंग। क्या? रॉक्सबी तरंग।
ये बहुत बार आया है कि रोक्सबी तरंग जेट स्ट्रीम की कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो द्वितीय अवस्था को कहते हैं रोक्सबी तरंग, यानी ये और ज्यादा घुमावदार हो जाती है। तीसरी अवस्था में मैं यहां थोड़ा बना के बताता हूं आपको, तीसरी अवस्था में ये और ज्यादा घुमावदार इस तरह से हो जाती है, और चौथी अवस्था में ये चक्कर जो होते हैं वो कट जाते हैं और जो तरंगे होती हैं वो सीधी चलने लगती हैं। इसका मतलब ये चौथी जो अवस्था है ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज चक्रवात निर्माण की अनुकूल दशा बन जाते हैं, और चौथी अवस्था में जेट स्ट्रीम अपना सीधा रास्ता कर लेती है और ये जो चक्कर होते हैं इनको छोड़ देती है, चाहे ये चक्कर है इनको वो छोड़ देती है। तो साथियों, अब तक मैंने आपको जेट धाराओं के बारे में जो बताया, 4 अवस्थाएं बताई हैं, और चारों अवस्थाओं को मैं चौथी जो अवस्था है उसको यहां इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में बात की थी जेट स्ट्रीम की, और जेट स्ट्रीम ही मुख्यतः चक्रवातों की उत्पत्ति का मूल कारण है। जब तक 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां नहीं होंगी तब तक जो है चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होंगी। तो मुख्यतः बात यह आती है कि लगभग भूमध्य रेखा के 8 डिग्री उत्तर व दक्षिणी के बीच में जो शांत वायु दाब पेटी है, यानी 8 दक्षिणी और उत्तरी अक्षांशों के बीच में कभी भी चक्रवात नहीं पैदा होते। तो चक्रवातों के लिए अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का मैंने थोड़ा मानचित्र पृथ्वी का जो है वो बना रखा है, तो इसमें अगर थोड़ा आप समझ पाओगे तो इसमें बात आती है कि 8 डिग्री से लेकर लगभग जो 60 डिग्री है वहां तक चक्रवात जो है उनकी उत्पत्ति होती है। यानी कि आप इनको अगर समझे तो ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, और ये शीत कटिबंध है। समझ में आ गई बात? तो जो उष्ण कटिबंध में चक्रवात बनते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवात बनते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि जो जेट स्ट्रीम है, जिसकी तीसरी अवस्था में मैंने बताया कि बहुत अधिक मेयांडरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा घुमावदार हो जाती है, तो फिर ये जेट धाराएं जो होती हैं वो सीधी हो जाती है। मैं इसको काट के दिखाता हूं आपको। ये क्या हो जाती हैं, इस तरह से सीधी हो जाती हैं, और ये जो इनके वल्ले बचते हैं वो 6 किलोमीटर ऊपर होते हैं। कितने? 6 किलोमीटर। तो आपको जब वायुमंडल पढ़ाया था मैंने तो तब ये बात बताई थी कि प्रत्येक 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है, या प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऊपर वाली वायु जो होती है उसका तापमान कम होता है धरातल की वायु की तुलना में। ये बात कहां पर सत्य होती है? ये लगभग उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में तो ठीक है, लेकिन शीत कटिबंध में उल्टा है, क्योंकि धरातल का तापमान ऊपर की वायु के तापमान की तुलना में अधिक होता है। तो ध्यान दें इस बात पे। दिशा देखो किस तरह से, क्योंकि हवा पश्चिमी से पूर्व चल रही थी जेट स्ट्रीम, तो ये जो है चक्कर इस तरह से चलने लगता है, और जब ये ऐसे चलने लगता है तो आपको पता है कि इन जेट धाराओं का तापमान कम है उष्ण कटिबंध के धरातलीय तापमान की तुलना में। तो धरातल पर निम्न वायु दाब का केंद्र है। क्या है? धरातल पर निम्न दाब है, और इन जेट धाराओं का तापमान क्या है? अधिक है। तो ये जैसे जैसे नीचे आती है तो निम्न दाब की तरफ घूमने लगती है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि हवाएं जो होती हैं वो परिधि से केंद्र की तरफ आती हैं। जब परिधि से केंद्र की तरफ आती हैं तो निम्न वायु दाब है। बात समझ आ गई आपको कि इसको तो हम कहते हैं चक्रवात। अब चाहे ये शीतोष्ण कटिबंध में है तो भी क्या है, इस तरह से शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में निम्न वायु दाब होगा यहां पर, और उसकी तरफ आएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अब चक्रवात 2 तरीके के होते हैं उत्पत्ति के स्थान के आधार पर। इसको तो हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे इसको? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जो शीतोष्ण में होता है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा 8 डिग्री से
24 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पैदा होता है। 8 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में चक्रवात पैदा नहीं होते, क्योंकि यहाँ विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां नहीं होती। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं भयानक होते हैं, क्योंकि इसमें उष्ण वातागर जो होता है वो अधिक पावरफुल होता है और ये तीव्र तरीके से उत्पात मचाने वाले, विध्वंस मचाने वाले होते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो हरिकेन है, टाइफून है, या टॉर्नेडो है, विली विली है, या भारत में इसको हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। तो ये थोड़ा ये भी ध्यान कर लें कि किस किस जगह पर बारी बारी आरएएस में बहुत एग्जामों में इसको पूछा हुआ है। तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है, विली विली जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, और टाइफून जो है वो चीन और जापान के तटीय क्षेत्रों में आता है, और जो हरिकेन है वो कैरेबियन सागर यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन द्वीप समूह है उसके अंदर ये आता है हरिकेन, और टोर्नेडो जो है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है उनमें आता है, जो सबसे विध्वंसकारी होता है टोर्नेडो, जिसका व्यास जो केंद्र का व्यास होता है 8 किलोमीटर का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनका व्यास हमेशा कम होता है, सामान्यतः ये 150 से 300 किलोमीटर गहरे वाला होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत पावरफुल होता है। अब बात आती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, क्योंकि इनका उत्पत्ति क्षेत्र जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है, और ये सामान्यतः दो विपरीत वायु राशियां जो होती है, एक तो उष्ण वाली और एक शीतोष्ण वाली, ये इनके प्रभाव में आने के कारण बनता है। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसमें हमेशा ही केंद्र में चक्षु का अभाव पाया जाता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पर बरसात न हो, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसके केंद्र को हम केंद्र से थोड़ा सा हटके एक चक्षु होता है, यानी केंद्र का मतलब जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है वो उससे हटके चक्षु यानी कि चक्रवात की आंख होती है, वहां पर सामान्यतः जो बरसात है वो नहीं होती। अब देखो अगली बात, ये शीतोष्ण क्षेत्र है, सॉरी शीत क्षेत्र है, और शीत क्षेत्र में भी क्या होता है, ये हवाएं इसी तरीके से चलती हैं, कौन, जेठ धाराएं। लेकिन मैंने बताया कि शीत कटिबंध में धरातल का तापमान कम होता है, इसका मतलब उच्च वायुदाब होता है, और जो जेठ धाराएं हैं तुलनात्मक दृष्टि से वो कम वायुदाब वाली होती है। तो इसके केंद्रों में क्या पाया जाता है, यहां इनके केंद्रों में पाया जाता है उच्च वायुदाब, उच्च वायु दाब। जब उच्च वायु दाब पाया जाता है तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि उच्च वायु दाब वाला जो क्षेत्र है, अब ये जो निम्न वायु दाब वाली जेठ धाराएं जब नीचे बैठती हैं तो ये वापस क्या है कि उच्च वायु दाब से प्रतिकर्षित होकर ये बाहर की तरफ चलने लगती है। इस तरह से जब बाहर की तरफ चलने लगती है तो उत्तरी गोलार्ध में देखो क्लॉकवाइज हवाएं चल रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चल रही है। किसकी, इसको हम कहेंगे प्रति चक्रवात। क्या कहेंगे साथियों, इसको कहेंगे प्रति चक्रवात, जो एक विपरीत दशा है चक्रवातों की, इसको कहेंगे प्रति चक्रवात। देखो उच्च वायुदाब था केंद्र में, इसी वजह से हवाएं तो उसी दिशा में चल रही थी, लेकिन ये केंद्र से बाहर की तरफ यानी कि केंद्र से परिधि की तरफ हवाएं चल रही हैं, और वो भी क्लॉकवाइज। तो प्रति चक्रवात जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अब जो चक्रवात बनने की प्रक्रिया है जिसमें जेठ धाराओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अगर इनको आप समझ गए हो तो ये खत्म कब होते हैं कि देखो हमेशा जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ध्यान देना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो पछुआ पवनों का साथ देते हैं। किसका, पछुआ पवनों के साथ चलते हैं। तो अगर ये यहां पैदा हुआ तो पछुआ पवनों के साथ चलते हुए इधर गति करेगा, यानी कि पश्चिमी से पूर्व की तरफ गति करेगा। जब ये गति करते हुए शीत क्षेत्र में जाएगा तो विपरीत वायु जो राशि है उष्ण कटिबंधीय वो यहां जाते जाते क्या हो जाएगी, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, और वो मूलतः क्या हो जाएगी, शीत जो तापमान है वो ग्रहण कर लेगी और यहां जाते जाते ये खत्म हो जाएगी। इसी तरह से उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात पैदा होते हैं जो लगभग 24 डिग्री के आसपास अनुकूल दशा बनती है, तो ये जो है ये भी पश्चिमी से पूर्व ही गति करते हैं। कैसे करते हैं, पश्चिमी से पूर्व गति करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि ये जो चक्रवात है
वो धीरे धीरे जो है भूमध्य रेखा की तरफ गति करने लगते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास आते ही जो शीत वायु राशि होती है वो क्या हो जाती है, गर्म होने लगती है, और इसीलिए ये भूमध्य रेखा से पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं। सामान्यतः जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो भूमध्य रेखा की तरफ आते आते खत्म हो जाते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो ध्रुवों की तरफ जाते जाते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि विपरीत वायु राशियां जो होती हैं वो धीरे धीरे जो है सामान्य होने लगती हैं, और सामान्य होकर ये खत्म हो जाते हैं। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। चक्रवात की बात समझ में आ गई होगी। चक्रवात जो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन इनकी दिशा जो है चक्रवातों की वो हमेशा पश्चिमी से पूर्व रहती है। दोबारा ध्यान कर लेना इस बात पे। दिशा का मतलब गति, गति का एक तो मतलब ये होता है कि चक्रवातीय जो हवाएं होती है उनकी गति, तो चक्रवातीय हवाओं की गति तो 48 से लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, किसमें, उष्ण कटिबंध में, और इसमें लगभग जो 36 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका मतलब है यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो प्रति चक्रवात होते हैं वो हमेशा ही साफ मौसम के संकेत होते हैं, और ये पक्षाब जो बादल होते हैं वो जो वायुमंडल में आते हैं, जो हिमकणों से बने होते हैं, जिनको हम उड़ते हुए पक्षियों की तरह देखते हैं, वो इनकी आने की पूर्व सूचना होती है। या फिर प्रभामंडल का छा जाना, ये भी प्रति चक्रवातों, प्रभामंडल जानते होंगे, चंद्रमा के चारों ओर एक चक्राकार मार्ग हो जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में चकोरी कहते हैं, या चांद और चकोरी कहते हैं। तो चकोरी का जो ऊपर वाला भाग है रिंग की तरह, उस भाग का छा जाना या प्रभामंडल का आ जाना प्रति चक्रवातों की निशानी होती है, जो साफ मौसम की ओर संकेत करते हैं कि अब चक्रवात समाप्त हो गए, प्रति चक्रवात आ गए हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, प्रति चक्रवात जो होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी कि प्रति चक्रवातों में हवा जो होती है केंद्र से परिधि की तरफ चलती है, और चक्रवातों में हवा जो है परिधि से केंद्र की तरफ आती है। तो अब हम विशेषताओं पर बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके उल्टा आप दक्षिणी गोलार्ध को करोगे। अब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएंगे, और प्रति चक्रवात जो है साथियों वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ये आरएस में, और इसके अलावा आरएस मेंस में, और इसके अलावा आईएएस में, और नेट जेआरएफ में, और प्रथम श्रेणी के भूगोल व्याख्याता में, कॉलेज व्याख्याता में बहुत बार रिपीट हुआ है इन चक्रवातों की एक तो चलने की दिशा, और एक इनके घूमने की जो प्रक्रिया है वो बहुत बार पूछी गई है। तो थोड़ा केयरफुली इसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है बात आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं इनकी विशेषताओं के बारे में। अब एक तो होता है चक्रवात, और दूसरा है प्रति चक्रवात। तो समझने के लिए हम बात सिर्फ क्या करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध की। अब दक्षिणी गोलार्ध में साथियों आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध विपरीत होता है। तो चक्रवात जो होता है उसमें हम दो तरह के चक्रवातों को पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान करना इसमें। एक तो उष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंध लगभग 8 से 24 डिग्री के बीच में कटिबंधीय, और एक होता है शीतोष्ण, जो कि लगभग मैं यूं कह दूं कि 24 डिग्री या 25 डिग्री या 30 डिग्री से लेकर लगभग जो 50 डिग्री है इसके बीच में इसकी अनुकूल दशा होती है। कई बार ये 60 डिग्री तक ही चले जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सामान्यतः गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, और गति तीव्र होती है, और तीव्र गति में यह लगभग 48 से लेकर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले होते हैं। ठीक है, और इनका जो व्यास होता है वो कम होता है, यानी कि लगभग 150 किमी से 300 किमी तक होता है, यानी छोटा होता है व्यास। इनका व्यास छोटा होता है उष्णकटिबंधीय, लेकिन ज्यादातर यह अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार या अंडाकार भी हो सकता है। और इसके एक आंख पाई जाती है, किसमें, उष्णकटिबंध में चक्षु होता है। चक्षु मतलब
चक्रवात की आंख। अब चक्रवात की आंख में सामान्यतः वर्षा नहीं होती और वहां निम्न वायुदाब का केंद्र पाया जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध में इसके विपरीत हम देखते हैं कि ये सामान्यतः क्या होते हैं, वी आकार के होते हैं, वी आकार के या कभी कभी अंडाकार हो सकते हैं ये, ठीक है, वी आकार के होते हैं, अंडाकार हो सकते हैं। गति इनकी जो होती है वो लगभग मैं यूं कह सकता हूं कि 36 से 48 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से होती है ना। और इनका जो व्यास होता है वो 300 से लेकर 1500 किमी तक लंबा और चौड़ा विस्तृत होता है। 300 से लेकर 1500 किमी तक का व्यास हो सकता है। इसमें कोई जगह ऐसी नहीं होती, इसमें चक्षु का अभाव होता है, यानी कि चक्रवात चक्षु का अभाव होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से इसको अंडरलाइन करिएगा और पढ़िएगा। चक्षु का अभाव होता है, कोई भी जगह ऐसी नहीं होती इन चक्रवातों में जहां बरसात ना हो, यानी कि सभी जगह बरसात होती है जहां से चक्रवात गुजरता है। और इसके लिए एक बात और है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं सामान्यतः शीत ऋतु में ज्यादा सक्रिय होते हैं, शीत ऋतु में, और शीत ऋतु में ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के रूप में भूमध्य सागरीय चक्रवातों का जिक्र आ ही जाता है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात जो होते हैं वो शीत ऋतु में ज्यादा पैदा होते हैं। तो सभी जगह बरसात होती है, लेकिन ये सामान्यतः ज्यादा घातक नहीं होते। तो ये तो हमारे पास थे चक्रवात और इन चक्रवातों की विशेषताएं। अब बात आती है प्रति चक्रवातों की। तो प्रति चक्रवात जो होते हैं उनके आने की निशानी, ये बरसात नहीं करते, ध्यान करना है इस बात का, बरसात नहीं करते। इसका मतलब सीधा ये होता है कि चक्रवातों के विपरीत जो है वो एक प्रति चक्रवात की दशा उत्पन्न होती है, जो सामान्यतः मौसम को क्या करती है, साफ कर देती है, साफ कर देती है। साफ मौसम के संकेत होते हैं ये। और खास बात इनकी ये है कि ये इनका जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है। एक जो है पक्षाभ बादल जो हिम कणों से युक्त होते हैं और इनकी ऊंचाई सामान्यतः 6 किलोमीटर से ऊपर होती है, 6 किलोमीटर से ऊपर होती है। तो पक्षाभ बादलों का बनना साफ मौसम का संकेत होता है, जो कि प्रति चक्रवात आने की निशानियां होती है। और अगली जो बात है प्रति चक्रवातों के लिए, उसमें है प्रभा मंडल बन जाता है किसके चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का बन जाना, यानी कि एक रिंग का बन जाना, एक धुंध का दायरा सा बन जाना, क्या कहलाता है, प्रभा मंडल कहलाता है। तो प्रभा मंडल या पक्षाभ बादल या साफ मौसम के संकेत होते हैं प्रति चक्रवात, जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था चक्रवात और प्रति चक्रवात। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया है और इस को ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करते हो तो सभी विद्यार्थी जो हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि कक्षा 11 में एनसीईआरटी के सिलेबस में भी जो लेसन नंबर 10 है उसमें वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र में भी ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से लागू होता है। लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की है गागर में सागर भरने की। फिर भी कोई अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लें। जय हिंद, जय भारत।